नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। इसका हिंदी मीडियम आपको मिल चुका है। यदि आप उस भाषा में सहज महसूस करते हैं तो आप उस भाषा में भी इस मॉड्यूल को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों मॉड्यूल्स को दोनों भाषाओं में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम टॉपिक्स रहेंगे। आज हम इसमें शुरुआत करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो उनके मिशन है या हम कह सकते हैं उनके जो प्रोग्राम हैं, उनको हम देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली स्कीम देखिए, यहाँ पर इससे पहले हम पहली स्कीम को पढ़ें, एक दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी होंगी कि प्रश्न आपसे किस तरह से और कैसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे योजना का नाम हमें पता होना चाहिए, वो कब शुरू हुई, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत वो आती है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, और आप देखेंगे कि उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमें क्या मिलती है। बेसिकली तीन चीज़ें जो बहुत ध्यान रखने वाली हैं: स्कीम का नाम, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसके लॉन्च की डेट क्या है, और आप देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि किसी भी योजना को लॉन्च करने का उसके पीछे बिल्कुल कोई उद्देश्य होता है सरकार का। तो चलिए यहाँ देखते हैं। जैसे अटल भाषांतर योजना दिसंबर 2018 को ये लाई गई थी योजना, और इसका मंत्रालय की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लाया गया था। ठीक है, आप देखेंगे इसका जो उद्देश्य है उसमें देखेंगे कि इस योजना के तहत जितने भी कह रहे हैं प्रत्येक चयनित उम्मीदवारों को विदेशों में प्रतिष्ठित भाषा स्कूल में सरकारी खर्च पर विदेशी भाषा में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर ठीक है, विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो क्या इनका एक्चुअल में संबंधित इसका क्षेत्र क्या है, एसोसिएटेड किसके लिए है, लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है, इसकी और जानकारी आप देखते हैं। देखिए अदर इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे जो योजना के तहत आप देखते हैं इसमें अरेबिक यानी कि अरबी, चीनी और फ्रांसीसी, जापानी, रशिया और स्पेनिश से हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन के लिए भाषा विशेषज्ञ यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे भाषा विशेषज्ञ यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विभाषा के एक समूह को तैयार किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गए, इसमें द्विभाषा समूह को यहाँ पर तैयार करने की बात की जा रही है। किन भाषाओं को हिंदी में भाषा का अनुवाद करने के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर देखेंगे संपन्न योजना। तो संपन्न का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या होगा, सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। ठीक है, तो ये कब लाई गई थी, 29 दिसंबर 2018 को वाराणसी में नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा इस को जारी किया जाता है। और इसमें उद्देश्य को देखें तो उसमें देखेंगे टू हेल्प इन टाइमली डिस्पैच। देखिए इसमें देखा जाए इसका उद्देश्य क्या था, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि इसमें दूरसंचार विभाग के जो पेंशन धारक हैं उनके पेंशनों के समयबद्ध को देखेंगे, उसमें जो उनका संवितरण है उसमें मदद करना है उनको। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम डू नॉट पेंशनर्स यहाँ पर, यानी कि इसका जो संबंधित क्षेत्र है वो दूरसंचार विभाग के पेंशनरों से है, यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इस योजना को पीएम मोदी ने एक आधिकारिक पीएम संपन्न योजना पोर्टल द्वारा इसको यहाँ पर इसका वेबसाइट दी गई, इसके द्वारा आप देखेंगे वहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, दिस स्कीम विल प्रोवाइड लॉट ऑफ फैसिलिटीज टू द पेंशनर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस विच इज डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन ईजियर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पेंशनरों को काफी सुविधाएं मिलेंगी जिससे पेंशन को बांटने में आसानी भी हो जाएगी। क्लियर है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम 2018 21 मार्च को लाई गई थी। और देखिए यहाँ पर हेल्थ की बात करा है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लाया गया है, जारी किया गया है। इस योजना के तहत आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए प्रोवाइडिंग अ हेल्थ कवर फॉर 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टेरिटरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन टू ओवर 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। ठीक है, इसमें बेसिकली ये कहने का प्रयत्न किया गया है यहाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि 20.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज दैट फॉर्म द बॉटम 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन
ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो जैसे ग्रामीण और जो शहरी परिवार हैं उसमें लगभग आप देखते हैं कि इसमें, और इसको समझें यहाँ पर हम बेहतर तरीके से, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 50 करोड़ व्यक्तियों यानी कि भारतीय आबादी का 40% हिस्सा जो है वो सेकेंडरी और यहाँ पर द्वितीय यानी कि तृतीय स्तरीय चिकित्सकों को 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। ये कहने का मतलब है, तो ये किससे संबंधित है? ये क्षेत्र चिकित्सा यानी कि स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा है। अब इस योजना में आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण और जानकारियां क्या मिलती है, जैसे आप देखेंगे जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति के हैं, उनके परिवार में कोई 16 से 16 टू 59 ईयर्स की यहाँ पर बात कर रहा है, 16 से 59 वर्ष की आयु का जो पुरुष सदस्य ना हो वहां पर उस परिवार में, या सभी सदस्य दिव्यांग हो, या कह सकते हैं कि वह परिवार भूमिहीन हो या मैला ढोने का कार्य करता हो, तो बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुआ हो आदि, ये सब क्या है, योजना के पात्र हो सकते हैं। क्लियर है? ये योजना सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रभावी रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एज ऑफ 15 अक्टूबर 2019 मोर देन 50 लाख पीपल हैव रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रीटमेंट फ्रॉम द आयुष्मान भारत योजना। आप देखेंगे आयुष्मान भारत योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज यहाँ पर मिला है 15 अक्टूबर 2019 तक, और यह विश्व का सबसे बड़ा, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड द हेल्थ केयर प्रोग्राम, विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा है ये। ठीक है। नेक्स्ट योजना की तरफ हम मूव करते हैं। गंगा ग्राम प्रोजेक्ट हम अगर देखें तो ये कब लाई गई थी? 23 दिसंबर 2017 को, और किस मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया था? आप देखेंगे किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये योजना? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू इंश्योर होलिस्टिक सैनिटेशन इन विलेजेस सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या है कि गंगा नदी के तट पर स्थित गांवों में पूरी तरह से स्वच्छता का अनुपालन करना है। ठीक है। अब यहाँ पर विलेज सैनिटेशन की बात कर रहा है, यानी कि गांवों में स्वच्छता से यहाँ पर इसका क्षेत्र की बात कर रहा है। तो दिस प्रोजेक्ट अंडर नमामि गंगे, ये जो परियोजना है वो नमामि गंगे के अंतर्गत आती है। क्लियर है? The Ministry of Drinking Water and Sanitation is acting as the nodal agency for the Swachh Bharat mission, and then under the project sanitation based integrated development of all 4,470 villages along the river Ganga। आप देखेंगे इसमें 1674 की जैसे इसमें बात की गई है, जो हमारे ग्राम पंचायतों में शौचालय के निर्माण के लिए कितने रुपए, कितना फंड जो है वो जारी किया गया था, 829 करोड़ का रिलीज किया गया था फंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अगली योजना पे आते हैं। यहाँ पर है समर्थ योजना। ठीक है। तो यहाँ पर समर्थ योजना में आप देखते हैं कि ये वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत 23 दिसंबर 2018 को इस योजना को दिशा निर्देश जारी किया गया था। 2017 की बात कर रहे हैं। इसमें देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, कि इसके तहत 10 लाख आप देखेंगे लोगों को कपड़ा क्षेत्र से संबंधित उनको प्रशिक्षण देना। ठीक है। उनको ट्रेनिंग देने की बात की गई है, और उनको ट्रेनिंग देने का जो लक्ष्य रखा गया है, जिससे क्या हो, उनके आजीविका के लिए बेहतर विकल्प उनको मिल सके भाई, इसीलिए यहाँ पर उनको ट्रेनिंग और देने की बात की गई है। तो वस्त्र क्षेत्र से संबंधित है यहाँ पर। दिस स्कीम इज फॉर 3 years फ्रॉम द ईयर 2017-18 टू द ईयर 2019 and 20 with an outlay of ₹1300 करोड़। ठीक है। आप देखेंगे इन अगस्त 2019 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 16 स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर द समर्थ स्कीम। ठीक है। समर्थ स्कीम विच विल प्रोवाइड स्किल टू 4 लाख पीपल्स। यहाँ पर देखिए कि 4 लाख लोगों को ये कौशल प्रदान किया जाएगा। उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 16 राज्य सरकारों के साथ ये समझौता ज्ञापन हुआ था। यहाँ पर यही चीज मेंशन है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम राष्ट्रीय। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, दैट मीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन कब हुआ था? 10 नवंबर 2017 को, और एज इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंतर्गत यह आता है। इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि पूरे ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ जल, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर जो प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल पॉपुलेशन इन द होल कंट्री। तो स्वच्छ जल यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर से ये संबंधित है। आप देखेंगे इसे 2020 में तक जारी रखने का निर्णय लिया गया था, और इसमें कुछ आंकड़ा दिया गया है। आप यहाँ पर मेन फोकस हमें यहाँ देना है कि इसका टोटल जो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि
23 समथिंग जो यहाँ पर करोड़ रुपए का स्वीकृति की बात की, उसको यहाँ पर स्वीकार किया गया था। ये आपका डाटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संकल्प एंड स्ट्राइव जो आपका स्कीम है, यहाँ पर समझते हैं हम इसको। संकल्प एंड स्ट्राइव जो हमारी स्कीम है वो कब आई थी? 11 अक्टूबर 2017 को आप देखते हैं यहाँ पर अप्रूव किया था। किसने? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसको स्वीकृति मिली थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इस मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया था, ठीक है। अब इसका एम देखेंगे, संकल्प का उद्देश्य क्या था? तो एनहेंसमेंट ऑफ इंक्लूजन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड आप देखते हैं कम्युनिटीज इंक्लूडिंग वुमेन्स हो गया, ठीक है। अब फिर इसके बाद संकल्प में हमने ये देखा यहाँ पर कि संकल्प का एम क्या था? महिलाओं और पिछड़े समुदाय को विकास करना था, उनको मुख्य धारा में जोड़ना था। अब स्ट्राइव में क्या हुआ? द प्लान सीक्स टू इनकरेज ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ आईटीज इंक्लूडिंग एप्रिसिएशन पैच। देखिए फिर इस टाइप में आप देखेंगे कि इस योजना में आईआईटी के कार्यों के निष्पादन में पूरी तरह सुधार को प्रोत्साहन करना, जिसमें आप देखते हैं एमएसएमई व्यावसायिक संगठन हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल यहाँ पर आप देखेंगे समूह हो गए, उनको भी शामिल किया गया। तो आप देखते हैं अप्रेंटिसशिप जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है इनके उद्देश्य को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों योजनाओं को जो है वो बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित यहाँ पर उनको लाया गया था। तो यहाँ पर वही चीज मेंशन है कि बोथ स्कीम्स आर रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आप देखते हैं संकल्प का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, याद रखिएगा डायरेक्ट पीटी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो इसमें देखेंगे कि संकल्प का फुल फॉर्म क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ठीक है। स्ट्राइव का फुल फॉर्म हम देखें तो क्या है? स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट। तो इसका देखिए फुल फॉर्म से ही आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं, वही इसका उद्देश्य यहाँ पर है। तो बहुत सी चीजें आपके प्रश्नों में ही उसके उत्तर छुपे होते हैं, उसको सही से पढ़ना है और उसको फुल फॉर्म को भी याद करना है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे चलिए यहाँ पर उससे संबंधित नहीं है, जैसे यहाँ पर वुमेन की बात की गई थी उसके, ठीक है, संकल्प में उनके मुख्य धारा से जोड़ने की, उनके विकास की बात की गई है। तो क्या आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मतलब जो हमारी भारत सरकार है और हम कह सकते हैं या राज्य सरकार की महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर हम टिप्पणी लिखिए। कुछ इस तरह से आप मेंस आंसर राइटिंग में क्या आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे? तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर देख सकते हैं, अपना बता के कि भाई कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और इस तरह से लाई गई हैं। चाहे आप उनके नाम देना चाहे तो नाम के थ्रू भी उसको मेंशन कर सकते हैं विद ईयर, ठीक है। इसके बाद आता है दीनदयाल स्पर्श योजना, ठीक है। आप देखेंगे 3 नवंबर 2017 को इसको जब उस टाइम पे देखेंगे तत्कालीन जो दूरसंचार राज्य मंत्री थे उन्होंने मनोज सिन्हा द्वारा इसको लाया गया था 2017 में। और अगर मिनिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर डाक विभाग संचार मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य था टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन फिलेट्री एंड इनकरेज रिसर्च वर्क इन दिस एरिया। दैट मीन्स डाक टिकटों के प्रति जो अभिरुचि है ना वो खत्म होती दिख रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र में कुछ और रिसर्च को जो है प्रोत्साहन इनकरेज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इसको लाया गया था। तो ये किससे संबंधित है? ये आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से संबंधित है, यानी कि डाकघर के विभाग से संबंधित है। तो इट इज अ स्कॉलरशिप स्कीम रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। आप देखेंगे कि जो स्पर्श का फुल फॉर्म है वो क्या है, इसको समझेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात कर रहा था ना, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, ठीक है। डाक टिकटों के प्रति जो अभिरुचि और जो उसका जो रिसर्च है उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये छात्रवृत्ति है। इसके अंतर्गत देखेंगे अंडर दिस स्कीम 920 स्कॉलरशिप्स आर अवॉर्डेड थ्रू आउट द कंट्री टू स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6, 7th, 8th एंड 9th एवरी ईयर, ठीक है। यहाँ पर समझ गए होंगे आप। यहाँ पर 900 जो 20 रुपए छात्रवृत्तियां हैं उसमें आप देखेंगे 520 रुपए पर मंथ यहाँ पर हर साल आपको ये छात्रवृत्ति वहां पर देने की बात की जाती है 6 to 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अगला क्या है हमारा साथी इनिशिएटिव जो है, यानी कि साथी जो हमारी पहल है उसको देखते हैं। वो 24 अक्टूबर 2017 में आई थी और कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की इसकी क्या है, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है इनका ये। तो इस पहल के माध्यम से यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है, अंडर दिस इनिशिएटिव एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी under the administrative control of Ministry of Power would procure energy efficient power looms, motors and repair kits in bulk and provide them to the small and medium power loom until units at no upfront cost। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पहल के माध्यम से
कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि EESL द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावर लूम को मशीनें खरीदकर, और उन्हें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लघु और मध्यम पावर लूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर वही बात इन्होंने बोली है। तो यहाँ पर पावर लूम टेक्सटाइल की बात कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे फुल फॉर्म ऑफ जो साथी है उसका फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल एंड एक्सिलरेटेड अडॉप्शन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसके फुल फॉर्म से ही इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर लिखा द कॉस्ट ऑफ मशीन्स विल बी रिपेड टू EESL, जो यहाँ पर EESL है, माफी चाहती हूँ, EESL है, इन 4 to 5 ईयर अंडर इंस्टॉलमेंट बाय द पावर लूम होल्डर्स। ठीक है, यहाँ पर संपूर्ण बीमा ग्राम योजना जो आपकी है वो 13 अक्टूबर 2017 को लाई गई थी। अब किस मंत्रालय के द्वारा, तो दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या था, अंडर दिस स्कीम एटलीस्ट वन विलेज हैविंग अ मिनिमम ऑफ 1000 households will be identified in each of the revenue districts of the country and cover all households of that identified village with a minimum of 1 RPLI। ठीक है, यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ईच। यहाँ पर कह रहा है कि कम से कम प्रत्येक जिले में आप देखेंगे कि कम से कम गांव जो है उसमें न्यूनतम 100 परिवार हों, उनको चिन्हित किया जाएगा और उन गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन विभाग पॉलिसी जो है उनको दी जाएगी। यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। ठीक है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात यहाँ पर की गई है। उसका जो क्षेत्र है वो ये है। इस योजना के अंतर्गत देखेंगे सभी सांसद जो है वो आदर्श गाँव को भी लाया गया, सभी सांसद आदर्श गाँव को भी इसमें लाया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं प्रधानमंत्री, यहाँ पर देखेंगे आप क्या दूसरी जो हमारी योजना है वो क्या है, प्रधानमंत्री यहाँ पर यानी कि यहाँ पर देखिए सौभाग्य योजना एक्चुअली यहाँ पर बेसिकली है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है वो सौभाग्य यहाँ पर योजना की बात की जा रही है। तो 2017 में आप देखेंगे इस योजना के तहत शुरुआत की थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। किसने, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के अंतर्गत आता है। दिस स्कीम विल बी ऑपरेटेड बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड कॉर्पोरेशन एंड लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया था। सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य आपका ये है कि उद्देश्य कि देश के हर गांव में और हर शहर में हर घर में बिजली प्रदान करना है। इन हाउस इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या है, द प्रधानमंत्री आप देखेंगे मातृ वंदना योजना, कई बार आपसे पूछा गया है प्रश्न। 1 जनवरी 2017 को इसको लाया गया था और महिला यहाँ पर मातृ वंदना की बात कर रहा है, माताओं की बात कर रहा है। वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें क्या हुआ देखिए, प्रोवाइड्स अ पार्शियल वेज कंपनसेशन टू वुमेन फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग childbirth and child care and to provide conditions for safe delivery and good nutrition and feeding practices। ठीक है, improving the health of pregnant women and lactating mothers and reducing the impact of undernutrition through cash incentives। आप देखेंगे कि महिलाओं के क्या होता है कि महिलाओं के प्रसव और प्रसव के दौरान जो मजदूरी हानि के लिए आंशिक जो मजदूरी दी जाती है, क्षतिपूर्ति प्रदान करता है गवर्नमेंट, वो सुरक्षित प्रसव और सुपोषण और दूध पिलाने की प्रथाओं की व्यवस्था करती है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं के जो हेल्थ है उसमें सुधार और कुछ कैश उनको जो है प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना उनका मेनली यहाँ पर उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर किससे रिलेटेड बात की जा रही है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं की बात की जा रही है। अब इस स्कीम में क्या है ये ध्यान देना है, कहां पर आपके प्रश्न में ट्विस्ट आ सकता है, कहां पर स्टेटमेंट बदल सकते हैं उनको भी ध्यान देना है। जैसे अंडर द स्कीम 5000 इन कैश विल बी प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड। ध्यान रखिएगा, दिस अमाउंट विल बी प्रोवाइडिंग इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। First installment of ₹1000 at the time of registration of pregnancy, and second installment of ₹2000 after at least one आप देखते हैं इसमें कि एटलीस्ट जो एक आप देखेंगे इसमें कि पहली किस्त जो है गर्भावस्था, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो दूसरी किस्त आपकी होगी वो गर्भावस्था के 6 महीने के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद 2000 रुपए आपको यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा जो 2000 रुपए का होगा, उसमें
आप देखेंगे बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर ये आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर हो गया है। देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर वय वंदना योजना जो है हमारी 2017 में आई थी, और वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लाया गया था। इसमें क्या था कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है ना, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सीनियर सिटीजन्स के पेंशन की यहाँ पर बात की गई है। तो इस योजना के स्टार्टिंग में इनिशियली आप देखेंगे कि एक वर्ष थी, उसके बाद में आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कि उसे 31 मार्च 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें क्या है कि इस योजना के संचालन का दायित्व, देखिए ये योजना किसके द्वारा लाई गई, यहाँ पर कह रहे हैं वित्तीय सेवा विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब इस योजना का संचालन कौन करेगा, ठीक है, इसको ऑपरेट कौन करेगा? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग दिस स्कीम अंडर द स्कीम ऑफ फिक्स्ड रिटर्न एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 10 years is given on lump sum payment for pension। ठीक है, क्लियर रहेगा, आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या माँ कार्यक्रम क्या है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माँ है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। क्लियर है, 5 अगस्त 2016 को लाई गई थी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लाया गया था। इसमें हम देख सकते हैं कि मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशली मदर्स एंड प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इसका जो मेन जो टॉपिक हम कह सकते हैं, जो इसका थीम है वो यहाँ पर है। ठीक है, देखिए ये सारी जो योजनाएं हैं, इसमें थोड़ा आपको ये पुराने डाटा के साथ भी दिया गया। देखिए सारी योजनाएं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए जब आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे, पीटी की तो एक अलग बात है ही, मेंस में भी जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो इन सब का रेफरेंस जब आप अपनी योजनाओं का देंगे अपने प्रश्न के उत्तर में, तो काफ़ी आपका जो है आंसर जो अच्छा दिखने में लगेगा, काफ़ी जो है बाकियों से शायद बेहतर लगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जैसे आगे और मॉड्यूल आते रहेंगे उसमें और सारी जितनी भी योजनाएं हैं उन सबको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये मत समझिएगा कि बस इतनी ही योजनाएं और हैं जिनको हम आगे भी कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोगों की ऐसी शिकायतें होती हैं, जो लोग यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि रीडिंग स्किल्स सीखने आते हैं, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर रीडिंग स्किल की बात नहीं सिखाई जाती, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। तो इट्स अ ह्यूमन एरर, अगर कभी कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और थोड़ा सा कॉपरेट आप भी करिए, थोड़ा संयम और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं और गलतियाँ किससे नहीं होती हैं। तो यहाँ पर रीडिंग स्किल मत जज करने आइए, यहाँ पर आप नॉलेज लेने आए, बस उसको लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन इन इंडिया की बात करते हैं, यानी कि भारत में नगरीकरण क्या है। तो पहले हम अर्बनाइजेशन को समझते हैं कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, इसके बाद हम इसके आगे मेन टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, देखिए अर्बनाइजेशन को अगर हम समझें इन शॉर्ट वर्ड, तो हम इन शॉर्ट लाइंस हम कह सकते हैं, कम शब्दों में, या हम इसकी परिभाषा की बात अगर हम करें तो अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, the corresponding decrease in the proportion of public of patch। देखिए अर्बनाइजेशन की हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे ना, तो अर्बनाइजेशन रेफर टू द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, द कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द proportion of people living in rural areas and the ways in which societies adopt to this change। ठीक है, या हम इसको ऐसे समझे इन शॉर्ट कि किसी हिंदी में अगर हम बात करें तो जैसे इसको अलग तरीके से समझें तो किसी महानगरीय क्षेत्र का प्रसार, शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या, उनके क्षेत्रफल का विस्तार या उनके अनुपात या रेशियो में समय अनुसार वृद्धि क्या है, हमारा अर्बनाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी कंप्लेन ना करिएगा कि हिंदी में ही पूरा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर हिंदी में समझना है, वो हिंदी मीडियम में देख रहे होते हैं, और जिनको बाइलैंग्वेज समझना होता है वो इस प्लेटफॉर्म पर भी आते हैं। तो प्रॉपर आप उसको इंग्लिश में भी नहीं हम यहाँ बोलना चाहते, हम चाहते हैं बाइलैंग्वेज चले, ताकि जो जिसमें सहज है उसको प्रॉपरली यहाँ पर सुन सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे 2 टाइप्स ऑफ अर्बन एरियाज जो है हमारे, देखेंगे कि जो नगरीय क्षेत्र हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम देखते हैं जैसे हमारा क्या है, स्टेचुरी जो टाउन्स हैं, जो हमारे वैधानिक नगर हैं, उसमें क्या है, वो क्या क्या आता है। जैसे आप म्यूनसिपल कमेटीज देखते हैं, ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखते हैं, इसमें आप देखते हैं कंटोनमेंट बोर्ड आता है, इसके बाद आप नोटिफाइड टाउन एरियाज कमेटी आती हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए वैधानिक नगर क्या है, तो यहाँ पर नोट में ध्यान रखना है कि इफ एनी
any one of these in there, any domicile will be called a statutory towns, यानी कि इनमें से कोई भी एक के होने पर कोई भी अधिवास जो है वो वैधानिक नगर कहलाने लगेगा। कौन कौन से, जैसे यहाँ पर ये दिए गए हैं, क्लियर है। अब देखिए सेंसस टाउन्स क्या होते हैं, जनगणना नगर क्या होते हैं, ऐसे सभी क्षेत्र, ऐसे सभी एरिया जहां पर कुछ जो हम देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि जो कुछ क्राइटेरिया है, टर्म है, जिनको हम CTS के अंतर्गत रखते हैं, वो हमारे क्राइटेरियाज क्या क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए में क्या है, अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। या फिर हम कह सकते हैं दूसरा क्या हमारा इसका टर्म या मापदंड होगा कि पुरुषों की मुख्य जो कार्यकारी जनसंख्या है उसका कम से कम 75% जो पॉपुलेशन है, 75% गैर कृषि कार्यों में जो इंगेज्ड हो। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि गैर कृषि यानी कि नॉन एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर पर स्क्वायर किलोमीटर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो देखेंगे कि यहाँ पर जनघनत्व की बात कर रहा है। तो जनघनत्व क्या होता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि एक 1 किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम कह सकते हैं। इसके बाद आउट ग्रोथ की बात की जाए, OG, जिसको हम आउट ग्रोथ क्या है, एक ऐसी यूनिट है, इसको इस तरह से समझते हैं, आउट ग्रोथ शुड बी अ वाइबल यूनिट सच एज अ विलेज और पार्ट ऑफ अ विलेज contiguous to a statutory town and process the urban features in terms of infrastructures and amenities such as puka roads, electricity, taps, drainage system, education institutions, post offices, medical facilities, bank, etc. ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे जो वैधानिक नगर होते हैं उनसे सटे हुए, जो आप कह सकते हैं कोई गांव या कोई हिस्सा है जो वैधानिक यानी कि जो स्टैच्यूटरी टाउन्स हमने जो अभी पढ़ा था उनसे सटा हुआ कोई हिस्सा है, जिसकी आप देखेंगे पक्की सड़कें हों, बिजली हो, जो है नल और जल निकासी, यहाँ पर कहना है वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा है, जल निकासी प्रणाली जैसी जो आप देखते हैं कि बुनियादी जो हमारी सुविधाएं हैं उनका शहरी सुविधाओं को का संशोधन करती हूँ उनके साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे शिक्षा संस्थान, डाकघर, चिकित्सा सुविधाएं, बैंकिंग हो गया इत्यादि जो यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो आउट ग्रोथ के उदाहरण अगर हम देखें जैसे रेलवे कॉलोनीज हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ OGs आर रेलवे कॉलोनीज, यूनिवर्सिटी कैंपसेज, पार्च एरियाज दैट मे कम फ्रॉम नियर अ सिटी और स्टैच्यूटरी टाउन आउटसाइड इट्स स्टैच्यूटरी लिमिट्स बट विद इन द रेवेन्यू लिमिट्स ऑफ अ विलेज एंड विलेजेस कॉन्टिग्यूअस टू द टाउन और सिटी। ठीक है, इसके बाद अर्बन, अगर हम बात करें अर्बन एग्लोमेरेशन की बात करें, यानी कि नगरीय संकुचन, नगरीय समूह, अगर हम इन शॉर्ट इसको समझे तो एक ऐसा नगर और उसके संलग्न जो उसकी जो देखेंगे यहाँ पर इट इज देखेंगे इज द कॉन्टिन्यूअस अर्बन एक्सटेंशन ऑफ स्टैच्यूटरी टाउन एंड इट्स अर्बनाइज्ड आउटग्रोथ और 2 or more statutory or census towns. There should be at least 1 statutory towns in an urban agglomeration and total population should be at least 20,000 as per census 2001। यहाँ पर क्या था कि आप देखेंगे कि इसमें जो संलग्न प्रशाखाएं थी या बाह्य विकसित प्रशाखाएं थी। ठीक है, इसमें देखते हैं 2 या 2 से अधिक जो परस्पर भौतिक रूप से, यहाँ पे क्या लिखा था, 2 या 2 से अधिक परस्पर भौतिक रूप से संलग्न नगरों को सतत नगरीय विस्तार होता है। उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी पॉपुलेशन है नगरीय संकुलन में कम से कम एक वैधानिक नगर का होना या उसकी कुल जनसंख्या का जनगणना 2011 के अनुसार, यहाँ पर 2011 होगा, माफी चाहती हूँ, 2011 है ये, 2011 के अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे उसकी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए। यहाँ पर यही बताया आपको इसमें नगरीय संकुलन या नगरीय समूह में। ठीक है, पॉपुलेशन प्लोसी, देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जनसंख्या तकनीकी जो प्लोसियन का अध्ययन है वो क्या होता है। जैसे आप देखेंगे कि पॉपुलेशन इम्प्लोजन हो गया। ठीक है, पैच, पॉपुलेशन इम्प्लोजन, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन डिस्प्लोजन, ethnic mix in urban population explosion, fast growth in the population and population explosion occurs in second stage of demographic transition। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि आप जैसे जनसंख्या प्रत्यारोपण अगर हम यहाँ समझें कि जनसंख्या में गिरावट बेसिकली। ठीक है, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन की बात कर रहा है। जनसंख्या विस्थापन, जैसे आप देखते हैं कि जैसे शहरी
अगर हम देखते हैं शहरी आबादी में जातीय मिश्रण कैसे है, इसमें हम प्लोसियन में देखेंगे किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं जनसंख्या तकनीकी में। जनसंख्या विस्फोट हो गया, यानी कि जनसंख्या में पॉपुलेशन में तेजी से वृद्धि आ जाना, जनसंख्या में आप जनांक की संक्रमण की दूसरी अवस्था में ये सब होता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, जैसे 2001 में 2001 एंड 2011 में यहाँ पर जो आपको स्टैट्यूटरी टाउन, सेंसस टाउन्स एंड टोटल टाउन्स दिए गए हैं और भी डाटा दिए गए हैं। तो उसमें 2001 में क्या कंडीशन थी, 2011 में, और ग्रोथ कितनी हुई है इनकी, ये हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे स्टैट्यूटरी और टाउन्स देखें, यानी कि वैधानिक नगर देखें, तो 2001 में इतना था, 2011 में 4041 हो गया, ग्रोथ 242 की देखी गई है। इसके बाद सेंसस टाउन की बात की जाए तो 1362 2001 में था एंड 2011 में 3894 हुआ। इसके बाद इतनी ग्रोथ हो गई इसमें। टोटल टाउन यहाँ पर इतने दिए गए, ग्रोथ इसमें इतनी है। अगर हम यहाँ पर बात करें नगरीय संकुलन, यानी कि कम से कम एक सामुदायिक शहर और कम से कम 2000 संख्या उसमें यहाँ पर बात की गई है पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर 2001 में 384 थी, 2011 में 475 थी और ग्रोथ 91 हुई है उसकी। इसकी प्रशाखा यानी कि आउट ग्रोथ कितनी है, 962 थी 2001 में और 2011 में 981 थी और 19 जो यहाँ पर गैप देखा गया है वो यहाँ पर ये है, ठीक है। आप देखते हैं जो द डाटा ऑफ अर्बन एग्लोमिरेशन, जो यहाँ आप देखेंगे जो हमारा यूए यानी कि जो हमारा अर्बन एरिया है और टाउन है एंड सिटीज बेस्ड ऑन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो हमारे नगर और टाउन है, जो शहर हैं, उनका नगरों का डाटा यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर 2011 फाइनल डाटा की अगर मैं बात करूँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 1 लाख से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपके पॉपुलेशन कह सकते हैं ग्रुप 1 के अंतर्गत आती है, जो 468 पूरे शहर में, आप पूरे भारत में, ओवर इंडिया की बात करें पूरे भारत में 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले पर आप देखते हैं पर ग्रुप में आप देखेंगे कि नगरीय संकुलन जो आता है पूरे भारत में आता है, इतना कितना 468 की बात की गई है। टेंशन नहीं लेना है, ग्रुप 1 एंड 2 एंड 4 किस तरह से डिवीजन, इसको हम अभी समझेंगे नीचे कि कितनी जनसंख्या ग्रुप 1 में आती है, ग्रुप 2 में आती है, ग्रुप 3 में आती है। क्लियर है। इसमें अगर हम यूपी की बात करें तो 64 हाईएस्ट नंबर है जो इसकी अंतिम गणना हुई थी 2011 में। इसके बाद यहाँ पर नगरीय की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 46 है और मध्य प्रदेश में 33 है, बिहार में 27 है। सबसे कम जनसंख्या यानी कि लोएस्ट पॉपुलेशन आप देखेंगे नागदा, यानी कि मध्य प्रदेश में इतनी इसकी पॉपुलेशन है। आप देखेंगे यहाँ पर सिंगन घाट जो महाराष्ट्र में है उसकी जन पॉपुलेशन इतनी है। सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख इसके ऑल ओवर इंडिया तो 497 है। अब उसका डिवीजन किस प्रकार से, कुछ इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे बेस्ड ऑन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यूपी में 64 हाईएस्ट नंबर है, वेस्ट बंगाल में 61 है, मध्य प्रदेश में 32 एंड बिहार में 26 है। बाकी यहाँ पर ये डाटाज दिए गए हैं। 70% ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स इन क्लास 1 टाउन्स एंड अर्बन एग्लोमेरेशंस, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, दमन, दीव एंड दादर एवं नागर हवेली। नो क्लासेस 1 टाउन एंड अर्बन एग्लोमेरेशन इज फाउंडेड इन एनी, ठीक है। आप देखेंगे जो देश की कुल नगरीय आबादी है उसका 70% वर्ग 1 में ही आ जाता है आपका, उसमें ही नगर और नगरीय संकुलन में निवास करता है। जैसे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, किसी में भी इन सब में से किसी में भी वर्ग 1 का कोई भी नगरीय संकुलन नहीं पाया जाता है, वो अन्य वर्गों में पाए जाते हैं। उसको जब नीचे आएगा तो हम कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि जैसे यहाँ पर आपको क्या मिलियन प्लस अर्बन एरिया स्लैश सिटीज और मेट्रोपोलिटियन सिटीज यहाँ पर दी गई है, उनकी यहाँ पर पॉपुलेशन दिया गया, उनकी ग्रोथ दी गई। जैसे 40 लाख प्लस जो कितने महानगरीय शहर हैं इसमें 9 है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उसमें इतनी पॉपुलेशन रहती है, इतनी ग्रोथ इसमें की गई है। 10 से 40 लाख के बीच में देखते हैं 44 यहाँ पर आपको देखेंगे सिटीज है। इसके बाद इतनी जनसंख्या उसमें पॉपुलेशन रहती है, ग्रोथ उसकी इतनी हुई है। टोटल की बात करें तो टोटल आप देखेंगे 53 है, जिसमें 16 करोड़ ऑफ टोटल अर्बनाइजेशन, हाईएस्ट इन यूपी एंड केरला सेम 77 था, ठीक है। ऊपर भी हमने इसको समझा था, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है। इसका पॉपुलेशन 30 की ग्रोथ इसमें इतनी रहेगी। 40 लाख प्लस वाले जो 40 लाख से अधिक की बात कर रहा है ना, उस वाले ओवरऑल आप नगरीय संकलन या शहर देखेंगे टॉप 9 जो स्टेट है हम कह सकते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हमारा ग्रेटर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। इसके बाद देखें कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं आपका अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया और सूरत हो गया, ठीक है। अब 40 लाख प्लस की अगर हम बात करें, जो 40 लाख से ज़्यादा जहाँ पर आप देखेंगे जनसंख्या
या हम कह सकते हैं वहाँ निवास करती है, जैसे ग्रेटर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलुरु। ठीक है, इसका अकॉर्डिंग टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता एंड सूरत मिलियन प्लस वाले जो आपके टाउन्स है वो यूपी में 7 है, अभी ये बताया था। ठीक है, अर्बन एरिया जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ एंड गाजियाबाद, आगरा, इसके बाद देखेंगे वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज है। सिटीज इन यूपी अकॉर्डिंग टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लखनऊ, कौन कौन सी सिटीज हैं जो आप देखते हैं कि इसमें बोल रहे हैं कौन कौन से जो उत्तर प्रदेश में मात्र नगर निगम के हिसाब से जो शहर है वो कौन कौन से, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद। मेगा सिटीज क्या है आप देखेंगे, मेगा सिटीज किन्हें कहते हैं, सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ आर कॉल्ड मेगा सिटीज। ठीक है, एज पर सेंसस 2011 3 UAN/2 towns in India according to the census 2011 3 UA towns in India which population is more than 1 crore, greater Mumbai, दिल्ली, कोलकाता। बट ओवरऑल UN डाटा आप देखेंगे जैसे 5 मेगा सिटीज इन इंडिया, 33 मेगा सिटीज इन द वर्ल्ड इन 2018। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं यहाँ पर डाटा जो दिया गया है, जैसे इंडिया की बात की जाए तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। 27 इन ग्लोबल साउथ चाइना, 6 है यहाँ पर। ये सब विश्व के बारे में मतलब वर्ल्ड लेवल की भी बात की गई, इंडिया की सिटीज की भी यहाँ पर मेंशन किया गया, जो यहाँ पर उनके ओवरऑल की बात की गई यहाँ पर मेंशन किया गया है। अभी देखिए आगे क्या है, इसमें समझना है हमें कहाँ कहाँ से प्रश्न और बन सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, उसमें हम देखते हैं कैसे कैसे उनकी संख्या है। जैसे शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, अर्बन एरिया की, तो जो 0 से 6 ईयर के बच्चे हैं, कुल बच्चे उसमें देखेंगे 4.12 करोड़ हैं। ये 2011 के सेंसस की बात की जा रही है यहाँ पर। मिलियन नगरीय संकुलन या नगर में 0 से 6 वर्ष के कुल बच्चे कितने, 1.66 करोड़ हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो हम देखिए इतने साल के बच्चों का इन ग्रुप 1 में, टाउन में देखें 899, हाईएस्ट इन तिरुवनंतपुरम, यानी कि आप देखते हैं कि इसके बाद केरला में आप तिरुवनंतपुरम संकुलन में उच्चतम 1971 है टोटल इनका रेशियो। ठीक है, सेक्स रेशियो इन ग्रुप 1 में आप देखेंगे जो यूए और अंडर यहाँ पर टाउन में 921, हाईएस्ट लिटरेसी इन ग्रेटर मुंबई कितना है, 90.78% है। यहाँ पर बाकी का ये डाटा दिया गया है आपका मिनिमम एज का। ठीक है, इसके बाद प्लान्ड सिटीज इन इंडिया, अब हम देखते हैं भारत में योजनाबद्ध जो नगर हैं जिनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम कह सकते हैं बनाया गया है, जैसे उसमें अरू विलेज जो कि पुडुचेरी में है, बेंगलुरु आप देखते हैं भिलाई हो गया जो कि छत्तीसगढ़ में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, जमशेदपुर चंडीगढ़, दिसपुर दुर्गापुर। देखिए चंडीगढ़ का यहाँ मैं मेंशन क्यों कर रही हूँ, देखिए जैसे आप जब जो हमारा हिस्टोरिकल पार्ट है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि नगरीय कृत एक योजना थी हमारी हड़प्पा की, अगर हम यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी तो देखेंगे वहाँ पर अगर कहते हैं ना कि उसके जो साक्ष्य आज भी जैसे उसका हम कॉपी कह सकते हैं, जैसे नगरीय योजना थी किस प्रकार से वहाँ पर उनको बनाया गया था, वहाँ के नगर शहरों को, वहाँ की जगह को, स्थल को, तो आप देखेंगे कि उसके उदाहरण हम चंडीगढ़ जैसे शहरों से ले सकते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए प्लान्ड सिटीज इंडिया में चंडीगढ़ भी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं दिसपुर, दुर्गापुर हो गया, गांधीनगर, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, जयपुर, लवासा, फर्स्ट प्लान हिल स्टेशन महाराष्ट्र। ठीक है, मदुरई आप देखते हैं, मोहाली, बहुत सारे यहाँ पर नाम ठीक है हम उनको देख सकते हैं। देयर आर 3 प्लान्ड सिटीज इन यूपी। अब हमें भाई यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो स्पेसिफिकली उसके बारे में पता हो। फॉर एग्जांपल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेंटर इन इंडिया, अभी देखिए ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो क्या था, तो इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन अर्बन सेंटर्स इन इंडिया, देखेंगे कैसा भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकरण कैसे किया गया। ग्रुप 1 में इतना यहाँ पर दिया गया है, ये कि इससे कितना है, देखिए यहाँ पर कि इतने डाटा की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि 1 लाख और उससे ज्यादा की। ग्रुप 2 में यहाँ पर 50,000 और उससे ज्यादा की यहाँ पर दिए गए हैं संख्या। ग्रुप 3 में यहाँ पर इतना दिया गया, ग्रुप 4 में इतना है, ग्रुप 5 एंड ग्रुप दैट मीन्स ग्रुप 6 ग्रुप्स हैं यहाँ पर बेसिकली। आप देखते हैं अर्बनाइजेशन इन वर्ल्ड, अभी तक हमने इंडिया के संदर्भ में इसको पढ़ा, अब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जो है वो आपका नगरीकरण अगर हम बात करें तो किस प्रकार से है उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे विश्व में सबसे बड़े मेगा सिटीज क्या है, और अभी हमने मेगा सिटीज को समझा था कि मेगा सिटीज क्या होते हैं वो, तो मेगा सिटीज को हमने क्या, अगर आपको याद है तो क्या आप बता सकते हैं कि मेगा सिटीज क्या होती हैं, अगर आपको याद है तो बताइए। जैसे हमने बताया था कि 10 मिलियन से जो अधिक जहां पर पॉपुलेशन वाले नगर हैं उनको मेगा सिटीज कहते हैं, यानी कि 1 करोड़ जहां पर पॉपुलेशन है उनको मेगा सिटीज कहते हैं। तो विश्व में नगरीकरण में आप देखते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेगा सिटी एग्लोमिरेशन जो है, यानी कि जो मेगा सिटी संकुलन, एग्लोमिरेशन का मतलब संकुलन की बात करता है, तो जैसे टोक्यो
टोक्यो जापान हो गया, उसमें इतना दिया गया है। दिल्ली फिर सेकंड पोजीशन पे आता है, उसमें भारत में दिल्ली आता है। इसके बाद शंघाई आप चाइना में देखते हैं, ठीक है। साओ पालो जो ब्राजील में, मैक्सिको सिटी, कैरो मिस्र में है जो मुंबई, फिर हम भारत में इसका इस तरह से जो है वो 2011 के हिसाब से डाटा के अनुसार यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े मेगा सिटीज की बात यहाँ पर की गई है। क्लियर है। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इंडिया में इतना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2000। देखिए अभी तक जो भी डाटा हम करें, लास्ट सेंसस हमारा 2011 का आया था, तो उसी की बेसिस पे हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, राइट। इसके बाद चाइना है हमारा, भाई हमको पता ही है यहाँ पर क्या स्थितियां हैं इसकी, ठीक है। टॉप अर्बन पॉपुलेशन में हम देखते हैं जैसे हांगकांग हो गया, मकाऊ हो गया, ठीक है, नोरू हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब क्या है आपके टॉप अर्बन पॉपुलेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन यानी कि जो सबसे हम कह सकते हैं कि जो सबसे न्यूनतम की बात करें तो उसमें देखेंगे टोके लाऊ हो गया, वालिस हो गया, फ्यूचूना द्वीप समूह है। इसके बाद स्पेन में मोन्ट सेराट हो गया, बुरुंडी हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, लिस्टेनस्टीन हो गया, ये सब यहाँ पर इसके जो है शहर कह सकते हैं जो हम यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इसके बाद टॉप 3 अर्बनाइज्ड जो सिटीज हैं यानी कि शीर्ष 3 नगरीकृत देश हैं, उसमें कौन कौन है देखेंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका आता है, ठीक है, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, इन सब में अब हम देखेंगे कौन कौन से 3 जो देश हैं इसमें कौन कौन से किनके नाम, जैसे उत्तर अमेरिका में किसके नाम आएंगे, अफ्रीका में किसका, एशिया में कौन है, यूरोप में कौन है, साउथ अमेरिका में कौन है। तो यहाँ पर वही दिया गया है। जैसे उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो बरमूडा में 100% यहाँ पर आप नगरीकृत देश है ये, ठीक है, यहाँ पर 100% है देखिए। फिर इसके बाद सेंट पियरे और मिकेलन देखेंगे 90.2% है ये। ग्रीनलैंड 86.8% है। अफ्रीका में देखेंगे जो हमारा रीयूनियन है वो 99.6% जो पूरी शीर्ष जो नगरीकृत देश है। इसके बाद गैवान में देखेंगे 89.4% है। इसके बाद वेस्टर्न सहारा में 86.7% है। एशिया में सिंगापुर, हांगकांग हो गया, मकाऊ हो गया, कतर हो गया, इजराइल हो गया, उसमें ये इस प्रकार से यहाँ पर अर्बनाइज्ड सिटीज हैं ये, ठीक है। यूरोप में देखेंगे मोनाको हो गया और इसके बाद होली सी हो गया, इसके बाद बेल्जियम हो गया, सैन मेरिनो हो गया, इसमें यहाँ पर कुछ 100% है, कुछ 98% है, कुछ इतना डाटा है। साउथ अमेरिका का ये रहा, ठीक है। टॉप अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखें 2018 के अकॉर्डिंग कि जो विश्व में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या है आप उनको देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। जैसे इसमें महाद्वीप दिए गए, कॉन्टिनेंट दिए गए, उनके अर्बन और उनके रूरल दिए गए कि कितनी क्या वहां पर जनसंख्या है, ठीक है। 2018 के अकॉर्डिंग यहाँ पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर टॉप 50 जो देश है उसमें एशिया में देखते हैं आप, इसमें इतने करोड़ अर्बन है, इतना करोड़ यहाँ पर रूरल है और एनुअल ग्रोथ इनकी देखी जाए तो इतनी है। इसके बाद यूरोप में देखते हैं इतनी करोड़ अर्बन जनसंख्या, इतनी इसमें जो है वो आपकी रूरल जनसंख्या है। देखिए हमने यहाँ पर ये सब पढ़ लिया। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्रीज जो है वो ब्रिक्स में कौन कौन सी हैं। तो पहले हमें क्या समझना है कि ब्रिक्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म किन देशों से मिलकर बना है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ ब्रिक्स को हम यहाँ समझेंगे कि ब्रिक्स जो है वो उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ का शीर्षक है, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं, ब्राज़ील, रशिया। इसको इस तरह से समझिए पिक्चर के साथ तो आप बेहतर समझ पाएंगे। एक इमेजिनेशन में क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं वो बेहतर समझ आती हैं, और इसको हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ये देखिए, ऊपर थोड़ा इसको कर देती हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाएँ, ये ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ब्रिक्स की बात करें, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये क्या होगा आपका ब्राज़ील की बात करा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बात कर रहा है, यहाँ पर आपके रशिया की बात कर रहा है, और आपके यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका इंडिया की बात कर रहा है, यहाँ पर आपके चाइना की बात कर रहा है। तो ब्रिक्स कैसे बना है, इन देशों से मिलकर, इनके शब्दों के पहले लेटर से मिलकर ये बना है। और हम देखते हैं 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें केवल 5 सदस्य यहाँ पर जो है, इसमें 5 सदस्य थे। और 2010 में यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने के बाद इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स पड़ा, ठीक है। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया, तब मिलाकर इसको 5 देश हो गए इसमें। क्लियर है। अब इसकी 1-2 चीज़ें और हम समझ लेते हैं कि ब्रिक्स देश जो है वो आप देखेंगे कि ये जो ब्रिक्स देश है वो रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच ब्रिक्स का जो है सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल की बात कर रहे हैं 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। तो आप बता सकते हैं 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, या फिर किस मोड में हुआ है, वर्चुअल हुआ है, नॉर्मली जैसे मीटिंग रहती है वैसे हुआ है। और इसके बाद हम यहाँ पर यही सब चीज़ें हैं ब्रिक्स के अंतर्गत। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि उसमें अर्बनाइज्ड जो नगरीय कंट्री हैं
वो कौन कौन सी, जैसे क्या उनका रेशियो क्या है, किस प्रकार से, जैसे ब्राज़ील आएगा पहले, रशिया, फिर साउथ अफ्रीका है ये, ठीक है, साउथ यहाँ पर अफ्रीका की बात कर रहा है, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है। फिर इसके बाद चाइना होगा, फिर आपका इंडिया आ जाता है। क्लियर है। मोस्ट अर्बनाइज सिटीज़ अमॉन्ग सार्क कंट्रीज। देखिए सार्क क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। सार्क की बात की जाए तो आप देखेंगे कि इसका अंग्रेजी नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। इसको हम हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर कब हुई है, 8 दिसंबर को, और 1985 में बांग्लादेश के ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करके यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसका सचिवालय जो है आप देखेंगे 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। और इस दक्षिण एशिया के 7 देशों में आप देखेंगे बांग्लादेश हो गया, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान ने मिलकर की थी इसकी स्थापना। तो उन देशों का कुछ क्रम इसमें नगरीय शहरों की जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जब इस तरह से कोई टर्म आपके सामने आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानें, क्योंकि इन पर भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। जैसे करंट में अगर बने होते हैं कि इनकी अभी हाल फिलहाल की मीटिंग कहाँ हुई थी या किस विषय पर इनकी मीटिंग में चर्चा की गई, इत्यादि चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो करंट में जो चीज़ बनी हुई है उनका बेसिक्स ज़रूर जाना करिए करंट के साथ साथ। यहाँ पर देखिए कि कॉन्टिनेंट वाइज यहाँ पर आपको महाद्वीप के अनुसार क्या दिया गया, नगरीकरण दिया गया। जैसे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका में 82.2% नगरीकरण के एनुअल ग्रोथ यहाँ पर कितनी 0.22% हुई है। ठीक है। लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन में 80.70%, यूरोप में इतनी, एशिया में इतनी और अफ्रीका में इतनी। उसकी ग्रोथ रेट कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। कुल जो विश्व की शहरी जनसंख्या है वो 55.3% है, 2018 के अनुसार यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है। आप क्या बता सकते हैं करंट में कुछ आपको यहाँ का डाटा पता हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तैयारी अच्छी होगी और रिवीजन भी हो जाएगा। 2050 में कहते हैं ऐसा अनुमान लगाया गया 68.4% इसके अनुमान लगाया गया कि होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद 5 इयर्स प्लान की समरी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम कुछ समझेंगे कि प्लानिंग इन इंडिया। देखिए किसी चीज़ की प्लानिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, किसी जब उद्देश्य को, किसी एम को फुलफ़िल करना, उसको अचीव करना हो तो उसके लिए कुछ प्लानिंग चाहिए होती है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो एक प्लानिंग के साथ चलते हुए कि भाई इस टाइम पीरियड में हम ये सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे, इस टाइम पीरियड में हम ये पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, इत्यादि चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं अपनी प्लानिंग के दौरान। तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में प्लानिंग करा है। तो प्लानिंग क्या है आप इसे समझिए कि नियोजन कुछ विशिष्ट प्रगतिशील विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष अवधि के लिए किया जाने वाला कार्यान्वयन का क्या होता है, प्रारूप होता है, यानी कि ड्राफ्ट होता है उसका एक तरीके से। दूसरे शब्दों में यहाँ पर देखिए समझे क्या कह रहे हैं कि किसी संगठन के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की एक विधि है और यह एक संगठन की संभाव्यता या मतलब पॉसिबिलिटीज़ और उनके उद्देश्यों के बीच की खाई को पाटने का क्या होता है, एक टूल होता है। ये ब्रिज का काम करता है। प्लानिंग की आपने कुछ चीज़ें सोची हैं कि ये चीज़ें हमें करनी है और उसके उद्देश्यों के बीच की जो गैप होता है, उसके बीच भी जो गैप होता है, उसके जो गैप को कम करने का जो एक टूल है वो क्या है, आपका नियोजन है एक तरीके से। साथ ही आप देखेंगे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने या बाहरी या अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और डेवलपमेंट के लिए कुछ आदर्श परिस्थितियों को तैयार करने का भी एक प्रयास है। यहाँ पर हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, एक देश के संदर्भ में, तो उस तरह से चीज़ें हैं। देखेंगे भारत में गणतंत्रीय न्याय के भाग के रूप में आर्थिक नियोजन का पहला प्रारंभिक विचार 1938 में आया था और ये उस टाइम के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लाए थे ये। और देखेंगे ये भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ मेघनाथ साहा के सहयोग से नियोजन के पहले विचार को सामने रखा गया और ये दिखाया गया कि कैसे ट्रांसपेरेंट और स्ट्रांगली शासन के मजबूत शासन के साथ नियोजन कैसे भविष्य में जो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसा नेताजी और मेघनाथ साहा का विचार का मानना था, इनका विचार था। और फरवरी 1938 में आप यहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेताजी ने गरीबी की समस्या से निपटने के लिए क्या कहा कि स्वतंत्र द फर्स्ट टास्क टू द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत सरकार के प्रथम महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की इन्होंने परिकल्पना वहाँ पर दी थी। किसकी? नेशनल प्लानिंग कमीशन की परिकल्पना की। आप देखेंगे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में राष्ट्रीय योजना समिति का एक सृजन किया और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले क्या हुए थे, अध्यक्ष थे यहाँ पर।
क्लियर है। और आप देखेंगे आगे जाकर यहाँ पर जो है आप जैसे फिर आगे जाकर नेशनल प्लानिंग कमीशन विकसित हुआ आने वाले उस समय में, लेकिन वर्तमान में हम देखेंगे योजना आयोग की जगह हम किसको पढ़ते हैं, नीति आयोग को पढ़ते हैं। उसको रिप्लेस करके हमने नीति आयोग लेकर आए हैं। पीपल्स प्लान यहाँ पर देखेंगे जन योजना क्या है। अब इसमें कई सारी योजनाओं को शामिल किया गया, सबके सब अपने अपने टर्म्स से। जैसे जन योजना हो गया, ये एक तरीके से आप देखेंगे मार्क्सवादी और समाजवादी के जो आप कह सकते हैं कि उनकी थ्योरी पर बेस्ड थी। क्यों ऐसा कहा गया, इसमें क्या होता था कि इट कॉल्ड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिसाइड्स डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स एंड इंडस्ट्रीज बाय द स्टेट ओनली। देखिए इसमें उपभोक्ता वस्तु और उद्योगों को छोड़कर सभी तरह के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसका राष्ट्रीयकरण करने का आह्वान किया गया था। ठीक है, भारतीय संघ लाहौर के देखेंगे भारतीय संघ की ओर से MN राय के द्वारा इसको तैयार किया गया था। किसकी, जन योजना की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद गांधीयन प्लान देखेंगे, कुछ इतना ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं था, मामूली सा ये कह सकते हैं नॉर्मल सा था। इसे श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में इसको सामने रखा था। इसके बाद यहाँ पर सर्वोदय प्लान की बात की जाए तो सर्वोदय प्लान से क्या समझ आता है कि 1950 में ये सामने आया और जयप्रकाश नारायण ने गांधीवादी योजना और विनोबा भावे के सर्वोदय के सिद्धांत से प्रेरित होकर, इनसे जो है हम कह सकते हैं कि इम्प्रेस होकर या उनको थोड़ा अच्छी चीज़ें उसमें से लगी तो उनको वहाँ से लेकर इस प्रारूप को इन्होंने तैयार किया, इस योजना के लिए तैयार किया। और इसमें योजना में आप देखें कृषि के साथ साथ जो आप कह सकते हैं माइक्रो स्मॉल, हम कह सकते हैं स्मॉल जो इनकी इंडस्ट्री थी या कपास कॉटन पर भी इन्होंने बल दिया। इसमें विदेशी प्रौद्योगिकी को छोड़ने पर, मतलब जो विदेशी उद्यम है उनको छोड़ने पर, उनकी इंडस्ट्री को, उनकी टेक्नोलॉजी को छोड़ने पर, और भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म और विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन में भागीदारी योजना पर इन्होंने यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन पार्टिसिपेटरी प्लानिंग पर इन्होंने यहाँ पर जोर दिया। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रोग्राम्स कमेटी की बात की जाए तो आप देखते हैं 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक EPC यानी कि आप क्या है EPC का फुल फॉर्म इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी का सृजन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और इस समिति का जो उद्देश्य था वो था कि एक ऐसी योजना को तैयार करना जो प्राइवेट और यहाँ पर पब्लिक, मतलब पब्लिक सेक्टर की, देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा, पब्लिक पार्टनरशिप और प्राइवेट के बीच में यहाँ पर बैलेंसिंग की बात करता है। यानी कि इस समिति का उद्देश्य था कि जो निजी और सार्वजनिक भागीदारी अर्बन और रूरल इकोनॉमी को जो है वो बैलेंस कर सकेगा ये। और यह आर्थिक समिति ने 1948 में एक स्थायी योजना के सृजन की यहाँ पर सिफारिश की थी 1948 में। ठीक है, परमानेंट प्लानिंग कमीशन की इन्होंने यहाँ पर बात की, जिसको फिर हम बॉम्बे प्लान में समझते हैं। जैसे 1944 में क्या हुआ कि 1944 में 8 जो हमारे इंडस्ट्रियल थे, इंडस्ट्री के जो पर्सन थे जिनके नाम यहाँ पर जैसे दिए गए, कुछ नाम में पढ़ देते, GD बिरला हो गए, GRD टाटा है, ठाकुर दास हो गए इत्यादि उद्योगपतियों ने मुंबई के साथ मिलकर मुंबई के 8 जो उद्योगपतियों ने मिलकर भारत के लिए आर्थिक विकास योजना की एक ड्राफ्ट तैयार किया, उसका संक्षिप्त ज्ञापन तैयार किया और बम्बई योजना के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाने लगा। क्लियर है, इस योजना के तहत 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की परिकल्पना की गई थी। मतलब पर पर्सन जो इनके इनकम की बात करते हैं वो 2 गुना करने की बात की गई और इसी टाइम पीरियड के दौरान जो नेशनल इनकम है उसको 3 गुना करने की यहाँ पर बात की गई थी। तो बॉम्बे प्लान इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। डबलिंग द पर कैपिटा इनकम इन 15 ईयर्स एंड ट्रिपलिंग इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसमें बॉम्बे प्लान में बात की है। इसके बाद यहाँ पर आर्देशिर जो दलाल है वो क्या था, 1944 में ब्रिटिश भारत सरकार ने आर्देशिर दलाल के प्रभार में योजना और विकास विभाग, ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की। लेकिन 1946 में इस विभाग को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि अक्टूबर 1946 में योजना और भविष्य की परियोजनाओं की यहाँ पर क्या की गई, रिव्यू किया गया, उसकी समीक्षा करके उन पर सिफारिशें करने के लिए अंतरिम सरकार द्वारा एक योजना सलाहकार बोर्ड की यहाँ पर स्थापना की गई थी। क्लियर है। अब हमें प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी ये हमें समझना है कि कैसे कैसे अन्य देश जो है वो विकास के स्तर पर थे। तो सामाजिक आर्थिक नियोजन के लिए 20वीं सदी के सबसे पहले उल्लेखनीय आविष्कारों में से क्या रहा, आपकी नियोजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1928 में जो सोवियत संघ था, वर्तमान का जिसे हम रूस कहते हैं, उसके द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया नियोजन का, यानी कि प्लानिंग की अवधारणा को पूरी दुनिया में किसने फैलाया, रशिया ने। ठीक है,
1928 की बात कर रहा है। क्लियर है। इसने एक्सपेरिमेंट किया। अब विकासशील देशों के लिए क्या था कि वह चाहे लोकतांत्रिक हो या सत्तावादी राजनीतिक संस्कृति से हो, नियोजन को संतुलित सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पूर्वापेक्षा माना गया और यह उपलब्ध प्राकृतिक वित्तीय जनशक्ति और साथ ही बुनियादी संसाधनों का काफ़ी अच्छा संभव उपयोग करने की रणनीति थी, जिसमें आप देखेंगे कि देश के नागरिकों के जीवन स्तर के बीच की जो खाई है उसको तेज गति से कम किया जा सके। किनके नागरिकों के जीवन स्तर की खाई को? नागरिकों की जो विकासशील देश के हैं और जो विकसित देश के हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों के रूप में उभर कर यहाँ पर आ सके। पश्चिम के विकसित देशों ने भी किसी न किसी रूप में प्लानिंग की आर्थिक व्यवस्था को अभिन्न अंग बनाया हुआ था। वहीं इन्होंने इसे सांकेतिक नियोजन इसलिए कहा क्योंकि इससे विकास की दिशा को इंगित करने की अपेक्षा की जाती है, ना कि विकास की दिशा को निर्देशित करने की। बल्कि आप देखते हैं जैसे भारत जैसे विकासशील देशों ने भी सांकेतिक योजना का उपयोग करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें, नियोजन के उद्देश्य क्या थे, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर नेशनल इनकम में वृद्धि को सुनिश्चित करना था। तो आप यहाँ पर नेशनल इनकम का टर्म आया है, तो मैंने पढ़ाया भी है इसको कई बार आपको, या आने वाले टाइम पे भी मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर और कर दूँगी। फिलहाल आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं, क्या परिभाषा क्या है या इसका निकालने का तरीका क्या है, और नेशनल इनकम में वास्तविक जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किस अनुपात को बढ़ाने के लिए निवेश की नियोजित दर में तेज़ी लाना है। तो ये भी सब चीज़ें इसमें हैं। इसके उद्देश्य में क्या क्या शामिल होता है नियोजन में। इसके बाद जो आपकी आय है और धन की असमानताओं को कम करना, आर्थिक शक्तियों को संकेंद्रित यानी कि सेंट्रलाइज्ड होने से रोकना है यहाँ पर। ठीक है। वहीं आप इंक्रीजिंग द क्वांटम की जनशक्ति के अधिकतम संभव उपयोग के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है उनको। कृषि और औद्योगिक अन्य क्षेत्रों में विकास का संवर्धन करना है। एग्रीकल्चर में भी यहाँ पर संवर्धन करने की, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन लोग कर रहे हैं उनमें भोजन, रोजगार, प्रोडक्शन प्रदान करके उनमें उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गरीबी की व्यापकता को प्रगतिशील तरीके से कम करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक थ्रू इफेक्टिंग शिफ्ट द सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, एडवांसमेंट एंड इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन इनोवेशन। अब देखिए, नियोजन की बात करते हैं तो आधुनिकीकरण के हम पीछे नहीं रह सकते, जिसमें आप देखेंगे उत्पादन के क्षेत्रीय संरचना में, गतिविधियों में विविधीकरण से, प्रौद्योगिकी में उन्नति से, संस्थागत नवाचार से प्राप्त होने वाले सकारात्मक बदलाव के माध्यम से अर्थव्यवस्था का क्या करना है? आधुनिकीकरण करने की यहाँ पर बात की गई। मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होते हैं, नियोजन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर देखिए। जैसे सांकेतिक नियोजन हो गया, इंडिकेटिव जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, वो 8 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के बाद सांकेतिक योजना को अपनाया गया था और ये डिसीजन लिया गया था कि व्यापार और उद्योगों को सरकारी नियंत्रण से अब मुक्त कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में योजना अधिक से अधिक सांकेतिक और सहायक प्रकृति की होनी चाहिए। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रिमॉडलिंग की गई है उसमें नियोजन की प्रकृति को, प्लानिंग की प्रकृति को कंपलसरी और निर्देशात्मक डायरेक्शन से बदलकर इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा सांकेतिक योजना की प्रकृति का इसे बना दिया जाए। ठीक है। सांकेतिक नियोजन में क्या था, यहाँ पर सांकेतिक नियोजन की जो मैं बात कर रही हूँ इसको समझना है हमें। यहाँ पर सांकेतिक नियोजन के अनुसार सरकार को सही नीतिगत माहौल बनाना चाहिए जो अपरिवर्तनीय हो, पारदर्शी हो। ऐसा करने से कॉरपोरेट क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने संसाधनों का योगदान करने में भी उनसे मदद मिलती है हमें। प्लानिंग में देखिए हर चीज़ के ग्रोथ की बात की जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पर कहते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग की जो बात करते हैं, सांकेतिक नियोजन जो है वो निजी क्षेत्र को उन सूचनाओं को प्रदान करके सहायता करता है जो प्राथमिकताओं और योजना के लक्ष्यों के संबंध में प्राइवेट सेक्टर के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक हो। यहाँ सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर कमोवेश समान भागीदार होते हैं और साथ में प्लानिंग के जो उनके लक्ष्य है, जो टारगेट है, उनको प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। यही सब चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की गई इंडिकेटिव प्लानिंग में कि सरकार को उन क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन या अवसर देती है जहां देश के अंतर्निहित रूप से सशक्त है। इसी प्रकार प्लानिंग के तहत ही जापान ने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त की है। फ्रांस में भी सांकेतिक नियोजन जो है प्रचलन में उस वक्त था वहाँ पर। ये सब प्लानिंग के एक हिस्से हैं। जैसे रोलिंग प्लान क्या होता है,
कि हर साल 3 नई योजनाएं बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं इस प्लानिंग के जरिए। वार्षिक योजना, जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। तीसरी और चौथी, पांचवी योजना जो हर साल इकोनॉमिक डिमांड्स के अनुसार बदलती जाती हैं, और 10 से या 15 वर्षों के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना, जिसमें अन्य 2 योजनाओं को सालाना इसमें ऐड ऑन किया जाता है। वो रोलिंग योजना उन परिस्थितियों में जो है लाभदायक हो जाता है जो बदलती रहती हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर रोलिंग प्लानिंग की जो बात करा, इसका अर्थ ही यह होता है कि हर साल योजना के प्रदर्शन का क्या करना है, आकलन किया जाएगा या उसके परफॉर्मेंस पर को जो एग्जामाइन किया जाएगा यहाँ पर। और रोलिंग नियोजन में 3 प्रकार की योजनाएं होती हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 काइंड्स ऑफ इसके प्लान्स होते हैं। पहला प्लान क्या होता है कि चालू वर्ष की योजना, जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा, एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्ष के लिए हो सकती है। ये दूसरी योजना अर्थव्यवस्था आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है। तीसरी योजना एक परिप्रेक्ष्य योजना है जो 10, 15 और 20 वर्षों के लिए होती है। इस प्रकार रोलिंग नियोजन में प्लानिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग के संबंध में तारीखों का कोई पहले से पूर्व निर्धारण नहीं होता है। ठीक है। एडवांसमेंट एंड इश्यू विद रोलिंग प्लान्स की अगर हम बात करें तो रोलिंग योजना के लाभ और इसके मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ये देश की अर्थव्यवस्था में बदलती परिस्थितियों के अनुसार इनके लक्ष्यों को, अनुमानों को, आवंटन को संशोधित करके निश्चित पंचवर्षीय योजनाओं की अनम्य प्रकृति से यदा कदा होने वाली विसंगतियों को दूर करने में कैपेबल होती है। ये तो उसके लाभ हो गए। ठीक है। वित्तीय नियोजन और भौतिक नियोजन को अगर हम यहाँ पर देखें तो भौतिक लक्ष्य उपलब्ध जो है वो वित्तीय संसाधनों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। इससे जो प्लानिंग होती है उसमें जो फाइनेंशियल जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उन पे व्यय पैटर्न को जुटाना और उनको स्थापित करने पे यहाँ पर फोकस होता है। फिजिकल प्लानिंग में देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो फिजिकली उनको करने के लिए, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसी के अनुसार वित्त जुटाया जाता है। ठीक है। अब जैसे योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आया था, उसको देखते हैं। इससे पहले यहाँ पर फुल फॉर्म समझिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। कभी कभी डायरेक्ट पीटी में इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो फुल फॉर्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, द फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग। नीति स्पेशली नीति आयोग का सृजन अगर फॉर्म्ड की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 जनवरी 2015 को इसको जो है सृजन किया गया था। और पहले नीति आयोग पहले क्या था, योजना आयोग था आपका। ज्यूरिसडिक्शन की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। इसका अधिकार क्षेत्र, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में। इसकी एजेंसी में नरेंद्र मोदी यानी कि इसके प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स की बात की जाए कार्यकारी अधिकारी में, जिसमें हम उपाध्यक्ष जो सीईओ है बेसिकली वो आपके सीईओ कौन है, हम इसमें उपाध्यक्ष की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर इसके सीईओ अमिताभ कांत नहीं बल्कि कौन है यहाँ पर इनके सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर है। इसके बाद यहाँ पर इसको हम अभी बाद में देखेंगे। जैसे वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर आपका राजीव कुमार नहीं है, आपकी सुमन बेरी है यहाँ पर। क्लियर है, इसको अभी हटा देते हैं, नीचे हम इसको और डिटेल में देखने वाले हैं, अब इसको अपडेट करेंगे। प्लानिंग कमीशन कब आया था, अभी हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा। फॉर्म कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। डिसॉल्व कब हो गया, 17 अगस्त 2014 को। हेडक्वार्टर इसका योजना भवन न्यू दिल्ली में है। और प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू इंस्टीट्यूशन विच इज़ नीति आयोग। ठीक है। मेंबर्स ऑफ नीति आयोग के कंप्राइज फॉर द फॉलोइंग, हम देखेंगे किस किस प्रकार से इनको चयनित किया जाता है। उनके चयन करने के जो पीछे का आधार है वो क्या है। जैसे अध्यक्ष के रूप में कौन होता है यहाँ पर, चेयरपर्सन के रूप में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और सभी राज्यों जितने भी स्टेट है और यूटीज़ हैं उनके सीएम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ एक शासी परिषद होती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एक से अधिक राज्यों एक क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों को और आकस्मिकताओं से निपटने यानी कि इमरजेंसी से निपटने के लिए राज्यों के जो सीएम होते हैं और यूटीज़ के जो उपराज्यपाल होते हैं उनको शामिल करके बनी एक क्षेत्रीय परिषद होती है। फुल टाइम ऑर्गेनाइज्ड की बात की जाए तो पूर्णकालिक सदस्यों से बना एक उपाध्यक्ष होता है, उसमें संगठनात्मक ढांचा होता है ये, और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं जिसमें अनुसंधान संगठनों या अग्रणी विश्वविद्यालय या उनसे संबंधित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पदेन सदस्य या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो भारत सरकार के सचिव के पद के साथ जो प्रशासन कार्य करते हो या एक सचिवालय होता है। इसके बाद एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट इन द वेरियस फील्ड, ये सीधे से समझ आ रहा है कि विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञ और उनके विशेषज्ञ की बात कर रहा है। विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी कंसिस्ट इज, उपाध्यक्ष कौन है यहाँ पर, यानी कि वाइस चेयरमैन, चेयरपर्सन की भी बात की है हमने। तो यहाँ पर आपकी प्रेजेंट में जो है वो सुमन बेरी है। देखिए यहाँ पर अभी मैं किस डेट को ये आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर
जिस डेट में आपको ये मिलेगा, हालांकि ये हम करीब अगस्त में देख सकते हैं कि 2022 के दौरान मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। क्लियर है। अब जब आपको हो सकता है आप कभी और इसको उस दौरान सुन रहे हो, कभी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अगस्त में ही सुने, आगे पीछे भी सुन सकते हैं। तो जो भी डाटा अपडेटेड हो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल की अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो 2022 अगस्त में यही डाटा आपको मिलता है हर जगह। ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर इत्यादि यहाँ पर अभी करंट में है। इसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, आप उसे अपडेट कर लीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। स्पेशल इन्विटीज़ की बात की जाए तो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैश्य और राव इंद्रजीत सिंह इसमें हैं। क्लियर है। अश्विन वैष्णव जो है वो यहाँ पर स्पेशल इन्विटीज़ हैं। फुल टाइम मेंबर्स की बात की जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें वीके सारस्वत फॉर्म DRDO के चीफ हैं यहाँ पर। इसके बाद रमेश चंद्र एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, क्योंकि क्या कहा गया था, कुछ एरियाज़ के एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें रमेश चंद्र एग्रीकल्चर एक्सपर्ट एंड डॉक्टर VK पॉल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो करेक्ट भी हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया, आप इसको लिखते जाइएगा। ठीक है। इसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO की जो बात है वो अमिताभ कांत नहीं बल्कि परमेश्वरम अय्यर हैं। ठीक है। कौन है आपके? परमेश्वरम। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर हैं। क्लियर है। इसके बाद गवर्निंग काउंसिल की बात की जाए तो ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड स्पेशल इन्विटीज। ठीक है। चलिए अब हम NDC को पढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। अब देखेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत में डेवलपमेंट के जो मामले होते हैं उन पर डिसीजन लेने और विचार विमर्श के लिए एक शीर्ष निकाय है। ये सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए और देश के सभी हिस्सों को के बैलेंसिंग और तीव्र विकास को, यानी कि जल्दी से जल्दी एक अच्छे विकास को सुनिश्चित करने वाली प्लानिंग्स के सपोर्ट में राष्ट्र के प्रयासों और उनके कह सकते हैं संसाधनों को मजबूत करने और जुटाने के लिए 6 अगस्त 1952 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। परिषद में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर या उनके स्थानापन्न उनके न रहने पर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के इसमें सदस्य शामिल होते हैं। आप देखेंगे इट इज़ अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, दैट मीन्स ये संवैधानिकतर और गैर सांविधिक निकाय है। आपको मैंने कई बार सांविधिक और गैर सांविधिक में डिफरेंस बताया है। अगर आप चाहें तो आपने मेरी पॉलिटी के जो वीडियो के जो लिस्ट है जिसमें मैंने इंग्लिश में आपको पॉलिटी लिस्टिंग कराया था, तो मैंने वहाँ पर भी आपको संवैधानिक और गैर संवैधानिक में डिफरेंस बताया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। नाउ लेट्स मूव। यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद की एजेंसी का ओवरव्यू देखते हैं। फॉर्म्ड कब हुआ था? 1952 में हुआ था ये। ठीक है। एजेंसी के नरेंद्र मोदी यानी कि इसके जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो एजेंसी के कार्यकारी होते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो 12 प्लानिंग्स हैं, पंचवर्षीय योजना है, इनके यहाँ पर डिटेलिंग्स नहीं दी गई है, सिर्फ उनको यहाँ पर ईयर दिया गया कब से कब तक वो योजना थी। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि देखिए अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे। आने वाले जो मॉड्यूल्स हैं उनमें हम इनको पूरी तरह से इन डिटेल कवर करेंगे, तो परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम कवर करेंगे। जब तक के लिए आप इसके जो है यहाँ पर इस तरह से नोट्स में बना लीजिएगा और उसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा, ताकि हम जब कुछ नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो मॉड्यूल्स आएंगे उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है। तो कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी, पूरी तरह से समझाई जाएगी। हमारा प्रयास अंतिम यही है कि आपका सफल होना ही हमारा अंतिम प्रयास है, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि हम आपके कहीं ना कहीं कुछ आपके इस सफलता में कहीं सहयोग कर पाए हैं। तो आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है, और इस साथ को प्रूफ करने के लिए आपको रिजल्ट तो लाना ही है, और आपको ये दिखाना है कि हमारी वीडियोस को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। अपने सोशल मीडिया पे भी इसको शेयर करिए, ताकि जो लोग इस चैनल के बारे में नहीं भी जानते हैं या जिसको उनकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे। हमारा अंतिम उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचाना है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जय हिंद, जय भारत।